हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द स्टॉक्स, एंटी स्टॉक्स एंड द रेले लाइन, इसके बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा को। देखिए, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा को स्टडी करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, दैट इज नोन एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी और द पोलराइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जैसे ही आप कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन ये मॉलिक्यूल जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट होने के पीछे रीजन क्या है? द सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ये मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट होगा, दैट इट इज नोन एज अ पोलराइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। हम क्या बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या हो चुका है? पोलराइज हो चुका है। मींस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो चुका है? अब पोलराइजेशन। एंड द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, इसको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम शो करते हैं बाय द शेप ऑफ पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड कि किसी भी मॉलिक्यूल का पोलराइज होना, वो हम उसके पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड को ड्रॉ कर डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड इज ए थ्री डायमेंशनल शेप जिसकी जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल सेंटर से, दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। ध्यान से देखिएगा, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड इज ए थ्री डायमेंशनल शेप लाइक दिस। जैसे हमारे पास एक रग्बी बॉल होता है, उस रग्बी बॉल की शेप का होता है पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड, और उसकी जो शेप या साइज है दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। मींस एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, उसके पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का साइज उतना ही छोटा होगा। एंड देन इसको चलिए हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहा हूं, लाइक दैट कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास। ये नॉर्मल मोड है कार्बन डाइऑक्साइड का। जब आप इसमें स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग के केस में हमारे पास ये वाली सिचुएशन आएगी, और जब आप इसे कंप्रेस करते हैं तो दोनों ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल कार्बन की तरफ मूव करेंगे। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी हमारे पास? नेक्स्ट सिचुएशन ये वाली आती है। अब देखिए, जैसे जैसे बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड वीक होना शुरू होगा। दैट मींस मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलराइज होगा। मींस जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन दैट विल इंक्रीज, और पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का साइज क्या होगा? छोटा होगा। इसका पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड एक नॉर्मल शेप का है, और जैसे जैसे ये दोनों पास पास आएंगे, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा? कम होगा, और एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन अगर कम होगा तो उसके पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का साइज क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। Then during the vibration of carbon dioxide, अगर हमने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को कंसिडर किया है, तो स्ट्रेचिंग के केस में देखिए, एक तो हम जनरली स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड के साइज के अंदर क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। और यही रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट होता है। ड्यूरिंग द मोशन आइदर वाइब्रेशनल और रोटेशन, किसी भी मॉलिक्यूल के पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड के शेप या साइज के अंदर अगर चेंज आएगा, तो वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है? रमन एक्टिव होता है। तो देखिए, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड को ओवर ड्रॉ करने का या इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं। इसको समझने के लिए देखिए, हम एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं। एक तो हमारे पास ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक मैंने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से कंसीडर किया है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस मॉलिक्यूल को कहां रख रहा हूं? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं। इसमें भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग द बॉन्ड एक्सिस है, इसमें अक्रॉस द बॉन्ड एक्सिस है। अलोंग द बॉन्ड एक्सिस जब हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करते हैं, देन ये वाला जो बॉन्ड होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम से मैक्सिमम पोलराइज होगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर पोलराइज होगा तो इस डायरेक्शन में ज्यादा पोलराइज हो रहा है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का साइज क्या आएगा? शेप क्या आएगी? ये वाली आएगी। मींस जिस डायरेक्शन के अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उस डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड की का जो साइज होगा सेंटर से, वो क्या होगा? कम होगा।
मींस साइज और एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, सॉरी साइज ऑफ पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड जो होगा वो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अलोंग द बॉन्ड, ये वाला अलोंग द बॉन्ड एक्सिस जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पास करूंगा तो ये वाला बॉन्ड जो होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पोलराइज होगा। इस डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का जो साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। अब इसके केस में देखिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन के अंदर बॉन्ड तो इस डायरेक्शन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, मींस ये वाला जो बॉन्ड है वो बहुत कम पोलराइज होगा और इस डायरेक्शन में अगर कम पोलराइज होगा तो इस डायरेक्शन के अंदर पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का जो शेप आएगा वो कुछ इस तरीके से है। तो जनरल केस में हम पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्यूरिंग द वाइब्रेशनल मोशन अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड के शेप या साइज में अगर चेंज आएगा तो वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है, रमन एक्टिव होता है। एंड दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये हम पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड ड्रॉ कर बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की रमन एक्टिविटी और इनएक्टिविटी को। यही कॉन्सेप्ट होता है जो हमें बोलता है कि देयर विल बी द चेंज इन पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द वाइब्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, हमेशा रमन एक्टिव होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। दिस वन इज अ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा मींस इसके अंदर देखिए सबसे पहला केस आता है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल जो होता है इसमें दिस वन इज अ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2। अब देखिए सिलेक्शन रूल तो हमने बोल दिया डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एंड +-2। अब बात आती है जब हम प्योर रोटेशन स्टडी करते हैं तो हमारे पास डेल्टा जी क्या आता है, लेकिन इसके केस में हमारे पास क्या है, 0 है और +-2 है। इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि डेल्टा जी हमने 0 ही क्यों लिया है, +-2 ही क्यों लिया है। देखिए मेरे पास ये कोई भी एक पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। देन अगर आप इस लाइन के अलोंग कोई भी एक एक्सिस पास करते हैं, यहां से अगर कोई भी एक्सिस पास करते हैं और मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं अलोंग दिस एक्सिस, तो क्या इसकी पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड के शेप या साइज के अंदर कोई चेंज आएगा? नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जैसे ही आप ऐसे रोटेट करेंगे इस मॉलिक्यूल को, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। देयर इज अ नो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। इसी के बिहाफ पे हमने क्या लिया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। सेकंड केस है हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू +-2। अब देखिए मैं ये जो मॉलिक्यूल सॉरी ये जो पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर यहां से मैं प्लेन पास कर रहा हूं। इस प्लेन को पास करने के बाद एज इट इज अपीयरेंस थ्रू आउट द 360 रोटेशन ये मॉलिक्यूल 2 बार शो करेगा। मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं, ये वाली साइड इधर, ये वाली साइड इधर, वन टाइम अगेन सिमिलर अपीयरेंस मींस बाय द कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड अपने आप को 2 बार अपीयर करता है एज इट इज डायरेक्शन में, और 2 बार अपीयर करने की वजह से हम लोग क्या लेते हैं, डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2। तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है। यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 क्यों लिया है हमने और डेल्टा जी इज इक्वल टू +-2 क्यों लिया है हमने। तो देखिए इसको अगर हम एनर्जी लेवल से अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। मान लीजिए ये हमारे पास अलग अलग लेवल्स हैं, n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और ये मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक वर्चुअल लेवल है। इनिशियली डेल्टा जी इज इक्वल टू +2 को लेके चल रहा हूं मैं। इनिशियली अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू +2 को लेके चल रहे हैं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू +2। मान लीजिए मॉलिक्यूल इनिशियली मेरे पास कहां है, ग्राउंड स्टेट में है। इस मॉलिक्यूल को मैंने hν एनर्जी प्रोवाइड की है, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कहां चला जाएगा, वर्चुअल लेवल में चला जाएगा। और जैसे ही ये एनर्जी को री एमिट करेगा तो ये कहां आएगा, इस एक्साइटेड स्टेट में आएगा। मींस मॉलिक्यूल पहले ग्राउंड लेवल पे था, अब सेकंड एक्साइटेड लेवल पे आ चुका है। तो देखिए डेल्टा जे कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल 2 - 0, 2 - 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी 2। सेकंड सिचुएशन दे सकते हैं आप, मान लीजिए मॉलिक्यूल अभी आपका फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे है, इसको आपने hν अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की और ये कहां चला गया, वर्चुअल लेवल में चला गया।
और एनर्जी को री एमिट करके ये कहां आ गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू थर्ड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। मीन्स फर्स्ट ग्राउंड से सेकंड में जा रहा है, फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है, सेकंड से फोर्थ में जा सकता है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा जी इज इक्वल टू +2 को। अब हम बात करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू -2 के लिए। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -2 रिजल्टेंट, इसको आप डायरेक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 से सेकंड में जाना, फर्स्ट से थर्ड में, सेकंड से फोर्थ में, बेसिकली हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। देन डेल्टा जी इज इक्वल टू -2। देखिए -2 कब आएगा, जब फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स 0 से कहां जा रहा है, 2 में, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां से यहां आ रहा हूं, सेकंड से ग्राउंड में, थर्ड से ग्राउंड में, ऐसे आ रहा हूं। या फिर सेकंड सिचुएशन हम कैसे बोल सकते हैं इसको, मान लीजिए मॉलिक्यूल पहले से ही हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में था, इसको आपने एचन्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की, ये कहां चला गया, वर्चुअल लेवल में चला गया, और वापस से ये किधर आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे आ रहा है। इनिशियल स्टेट क्या है आपका 2, फाइनल क्या है 0, फाइनल 0, इनिशियल क्या है 2, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। सिमिलरली मान लीजिए मॉलिक्यूल हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में था, आपने एनर्जी प्रोवाइड की, ये वर्चुअल में चला गया, वर्चुअल से वापस कहां आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, देन फर्स्ट माइनस थर्ड इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। इसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, मतलब जहां से जिधर गया वापस उसी जगह आ रहा है, मींस आपने एनर्जी दी, इधर चला गया, वापस से 0 में, फर्स्ट से फर्स्ट में, सेकंड से सेकंड में, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेसिक टर्म है डेल्टा जी इज इक्वल टू +2, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2 एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। इसके करेस्पॉन्डेंस हम लोगों को एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। तो देखिए मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड लेवल से कहां जा रहा है, सेकंड एक्साइटेड लेवल में जा रहा है, मींस J इज इक्वल टू 0 से कहां जा रहा है, J इज इक्वल टू 2 में जा रहा है। अब मुझे डेल्टा E कैलकुलेट करना है। डेल्टा E देखिए एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू द J इज इक्वल टू 2 माइनस एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू द J। अब इसका फॉर्मूला देखिए, J जब हमारे पास नॉर्मल EJ, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एनर्जी ऑफ एनी रोटेशन लेवल BJ इंटू J प्लस 1। तो इसको तो देखिए मैं एज इट इज लिख रहा हूं, BJ इंटू J प्लस 1 माइनस J प्लस 2, सेम फॉर्मूला है हमारे पास B। अब J क्या बन जाएगा, J प्लस 2 बन जाएगा, J प्लस 2, J क्या बन जाएगा, J प्लस 2 प्लस 1। तो डेल्टा E अगर हमें निकालना है तो डेल्टा E हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपको इसको जनरली सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए शाबाश इसको। अब देखिए इसमें पूरे में से हम B को कॉमन ले सकते हैं, J प्लस 2 देन J प्लस 3 माइनस J इंटू J प्लस 1, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आप इसको आगे फाइनली सॉल्व कीजिए, B इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, देन सिंपल मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा हमारे पास, J स्क्वायर प्लस 3J प्लस 2J प्लस 6 माइनस J स्क्वायर माइनस J। रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम, J स्क्वायर से J स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में माइनस में, देन 5J प्लस 6 माइनस J, देन B 5J में से J कैंसिल हो गया, क्या J सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचा 4J प्लस 6। दिस वन इज अ डेल्टा E। एक बात ध्यान रखनी है हमें, दिस J इज द वैल्यू ऑफ लोअर रोटेशनल लेवल, ये लोअर रोटेशनल लेवल की वैल्यू है। मान लीजिए हमें ट्रांजिशन करना है फर्स्ट रोटेशनल लेवल से थर्ड रोटेशनल लेवल की तरफ, तो यहाँ पे J की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है। मान लीजिए मुझे 0 से 2 ट्रांजिशन करना है, मतलब 0 से 2 की तरफ ट्रांजिशन करेंगे तो यहाँ J की वैल्यू क्या आएगी, 0 पुट करनी है, मींस दिस J इज द लोअर J वैल्यू। ये क्या है हमारे पास, लोअर J वैल्यू आ रही है। चलिए हम एक बार जनरली चेक करते हैं। अब देखो मैं मान लीजिए 0 से 2 की तरफ ट्रांजिशन कर रहा हूं, तो 0 से 2 की तरफ ट्रांजिशन कीजिए तो डेल्टा E क्या आएगा हमारे पास, B इंटू 4 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 6B आ गया। जब आप 0 से 2 ग्राउंड रोटेशनल लेवल से सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड है फर्स्ट टू थर्ड कर रहे हैं हम, तो देखिए डेल्टा E इज इक्वल टू B, जब J क्या आ जाएगा 1, 4 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 10B। सिमिलरली लेंगे देन 14B देन 18B।
हमारे पास ये वाली रिप्रेजेंटेशन आती है किसके लिए, डेल्टा ई के लिए। कब है ये, देखिए मैं 0 से 2 की तरफ जा रहा हूं, मींस डेल्टा जी क्या है मेरे पास +2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, एनर्जी 6b 10b 14b एंड 18b। जब मैंने डेल्टा जी क्या लिया है, +2 लिया है, देन जब डेल्टा जी इज इक्वल टू आप +2 लेते हैं तो हमारे पास क्या आती है, हमेशा एंटी स्टॉक्स लाइन -2 लेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, स्टॉक्स लाइन आएगी, एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक्स फ्रॉम द रिले इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जब आप यहां से डेल्टा जी इज इक्वल टू -2 भी पुट करेंगे ना तो आपके पास सेम ही आंसर आएगा, 6b 10b 14b एंड देन 18b, सेम एज इट इज आंसर आएगा हमारे पास। और फाइनली इसका जब हम देखिए स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं तो जनरल केस में देखिए, इसको मैं एज इट इज नहीं देता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से एक बार। यहां देखिए हम एक स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रहे हैं, अब बेसिकली देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 ये रिप्रेजेंट करता है रेले लाइन को। मैंने मान लीजिए एच न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इंसिडेंट किया है और उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर एमिट आउट हो रही है, देखिए 0 से गया वापस 0 पे आ गया, जो एब्जॉर्ब किया वैसा का वैसा रीएमिट कर रहे हैं, मींस इसकी करेस्पॉन्डेंस हमारे पास क्या आती है, रेले लाइन आती है। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को आपने इंसिडेंट किया था वही फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, एमिट आउट हो रही है। आप न्यू बार एक्साइटेड लाइन की फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए इधर फ्रीक्वेंसी वेव नंबर में इंक्रीज है, इधर वेव नंबर में डिक्रीज है, ये रिप्रेजेंट करता है एंटी स्टॉक्स लाइन को। इधर हम शो करेंगे किसको, स्टॉक्स लाइन को, लेस वेव नंबर में और हायर वेव नंबर में विद रेस्पेक्ट टू दिस रेले लाइन के रेस्पेक्ट में हायर और लोअर हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं शो कर रहा हूं डेल्टा जी इज इक्वल टू +2 के लिए, एक बार हम डेल्टा जी इज इक्वल टू +2 के लिए शो करते हैं। +2 के लिए देखिए ग्राउंड लेवल में मेरा मॉलिक्यूल था, मैंने इस मॉलिक्यूल को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, एच न्यू एनर्जी दी मैंने, ये यहां चला गया और इस एनर्जी को क्या कर रहा है, रीएमिट कर रहा है। तो लेस फ्रीक्वेंसी की या लेस एनर्जी की रेडिएशन को एमिट कर रहा है, ये वाली एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल ने क्या कर ली, एब्सॉर्ब कर ली है, मींस एच न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मैंने दी थी मॉलिक्यूल को, और कितनी रीएमिट कर रहा है, यहां से यहां तक का डिफरेंस मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। समझ में आ रही बात, इतना मैंने क्या किया, एब्सॉर्ब किया, इतना रीएमिट किया, तो ये रीएमिट वाली जो है उसकी एनर्जी कम आएगी, कितनी कम आ रही है, इंसिडेंट से डेल्टा ई कम आ रही है, एच न्यू माइनस डेल्टा ई, मींस स्टॉक्स के लिए क्या आएगा मेरे पास, एच न्यू माइनस डेल्टा ई, यही आएगा। और डेल्टा ई जब मैंने j इज इक्वल टू 0 लिया था तो वो कितना आ रहा है, 6b आ रहा है, मींस रेले लाइन से पहली स्टॉक्स लाइन आएगी और डिफरेंस कितना आएगा आपका 6b। दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्या आ रहा है आपका 6b आ रहा है। अब देखिए अब बाद में ले रहा हूं मैं, फर्स्ट टू थर्ड जा रहा है, मान लीजिए मेरा फर्स्ट रोटेशन लेवल से थर्ड रोटेशन लेवल, मैंने यहां मॉलिक्यूल लिया, फर्स्ट रोटेशन लेवल से इसको एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की मैंने, ये मॉलिक्यूल एक्साइट होकर कहां चला गया, इस वर्चुअल लेवल में चला गया, वापस से कहां आ रहा है, ये थर्ड रोटेशन लेवल में आ रहा है। तो ये हो गया ना डेल्टा जी इज इक्वल टू +2, डेल्टा जी इज इक्वल टू फाइनल क्या है 3, इनिशियल क्या था 1, डेल्टा जी इज इक्वल टू +2 आ गया। अब देखिए मैंने मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक कितनी एनर्जी दी थी, कितनी एमिट कर रहा है, एमिट की जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, दिस सब्ट्रैक्ट माइनस सब्ट्रैक्ट दिस, और ये यहां से यहां तक क्या है मेरे पास, डेल्टा ई, मींस वही सेम केस है, एच न्यू माइनस डेल्टा ई। अब कहां से कहां तक है, 1 से 3 तक, और 1 से 3 के लिए कितना आ रहा है मेरे पास 10b, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास 10b, एंड देन अगेन क्या आ रहा है मेरे पास 14, देन यहां से यहां तक कितना आएगा टोटल, इधर से इधर का 14b। अब देखिए रेले लाइन से पहली जो हमारे पास स्टॉक्स लाइन आ रही है उसका जो सेपरेशन है वो क्या है 6b, एंड देन फर्स्ट स्टॉक्स टू सेकंड स्टॉक्स डिफरेंस क्या है 4b, सेकंड टू थर्ड अगेन 4b, इन सक्सेसिव लाइंस के बीच का जो
सेपरेशन आएगा वो क्या आएगा आपका 4b 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 एंड 4b। बस पहली जो लाइन है हमारे पास उसका क्या आ रहा है हमारे पास 6b आ रहा है। वैसे ही अगर आप एंटी स्टॉक्स के लिए कैलकुलेट करना चाहेंगे तो देखिए वही सेम सिचुएशन है। आपने मॉलिक्यूल शुरू में मॉलिक्यूल मेरा सेकंड लेवल पे था, मैंने मॉलिक्यूल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की, ये कहां चला गया इस वर्चुअल लेवल में चला गया। वर्चुअल लेवल से देखिए सेकंड से वापस से कहां आ रहा है ग्राउंड लेवल में आ रहा है। डेल्टा जी देखिए फाइनल 0 है, इनिशियल 2 है, 0 - 2 = क्या आ गया -2 आ गया। अब जो स्कैटर्ड है या रीएमिट है उसकी एनर्जी निकालनी है। मैंने ये इंसिडेंट दिया था, रीएमिट इतना कर रहा है, इंसिडेंट में अगर मैं ये वाला ऐड कर दूंगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा मेरे पास स्कैटर्ड जो है उसकी एनर्जी आ जाएगी मींस h न्यू प्लस डेल्टा ई। अब क्या होगा डेल्टा ई क्या होगा इसमें ऐड होगा और वही सेम सिचुएशन 2 से 0, 2 से कहां आ रहा है 0 आ रहा है -2 के लिए रिजल्टेंट वही सेम सिचुएशन आएगी 6b डिस्टेंस आएगा यहां पे। देन अगेन इनिशियल से 10b देन और दो सक्सेसिव लाइंस के बीच की जो सेपरेशन आएगी वो क्या आएगी 4b 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 एंड 4b। इस तरीके से हम जनरली स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए। अगर हमें नॉर्मल स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना हो तो स्पेक्ट्रा हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब देखिए मैं हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं साथ ही सॉल्व करवा रहा हूं आपको। तो देखिए सबसे मेजर प्रॉब्लम मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था, थ्योरी इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर लेंगे अगर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है इन फॉर्मूलाज को आप अप्लाई कैसे करते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन पार्ट बता रहा हूं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम इसी को अप्लाई करना सीखेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई भी रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है किसी भी मॉलिक्यूल का, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ अ मॉलिक्यूल जिसमें फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं शुरू की मान लीजिए लेट अस अज्यूम 4.2 है, 8.4 है और 12.6 है। मेरे पास रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में पहले जो 3 लाइंस आ रही हैं वो 3 लाइंस जो है वो इतने वेव नंबर पे आ रही है। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको रोटेशनल कांस्टेंट v कैलकुलेट करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया i कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको, रोटेशनल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और एक कैलकुलेट करना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब देखिए बेसिकली रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा हमने अभी ड्रॉ किया है, ये रेले लाइन है। मान लीजिए ये हमें दे रखा है दिस वन इज अ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में फर्स्ट 3 स्टॉक्स लाइन है। मान लीजिए स्टॉक्स भी दे सकता है, एंटी स्टॉक्स भी दे सकता है, बट ये फर्स्ट 3 स्टॉक्स लाइन जो आ रही है वो हमारे पास अलग अलग वैल्यूज पे आ रही है। तो देखिए ये 4.2 पे है, ये 8.4 पे है, ये 12.6 पे है। अब देखिए फर्स्ट वाले को छोड़कर इन हर एक लाइंस के बीच का सेपरेशन कितना होता है हमारे पास 4b 4b 4b। तो आप किसी भी 2 लाइंस के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए बस। तो देखिए हम जनरली लिखते हैं 4b = इन 2 लाइंस के बीच का सेपरेशन ले लेते हैं हम, क्या आ रहा है 4.2 आ रहा है। यहां से हम b की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं 4.2 डिवाइडेड बाय 4 इट्स 1.05। रोटेशनल कांस्टेंट हमारा ये वाला आ रहा है 1.05। फाइनली हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने ये वाला जो टॉपिक ये वाला क्वेश्चन है वो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा में पढ़ा है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, b = h/8π² I × c। सेंटीमीटर इनवर्स में था, I कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा h/8π² b × c। तो सिंपली हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। h की वैल्यू हमें सभी को पता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इन टू सेकंड। आपको ध्यान रखना है फिजिकल स्पेक्ट्रा में यूनिट आपको जरूर मेंशन करनी है। 8π² b की वैल्यू हम लोगों ने यहां से कैलकुलेट की और c दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। जनरली हम लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ क्या है सेंटीमीटर में, तो हमें क्या लेना है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहां से हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इजीली कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन बनता है जिसको हम जनरली एग्जाम में देख सकते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन।
तो जनरली हमें ये पता होना चाहिए कि सेपरेशन जो होता है वो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में वो कितने का होता है, 4p का होता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं जनरली एक छोटा सा हिंट बता रहा हूं आपको इस क्वेश्चन के लिए। आपको मान लीजिए बॉन्ड लेंथ दे रखी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, H2 मॉलिक्यूल, उसके लिए आपको बॉन्ड लेंथ दे रखी है मान लीजिए इतने एंगस्ट्रॉम दे रखी है। लेट अस अज्यूम आपको ये गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस, पोजीशन ऑफ फर्स्ट 3 लाइंस इन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की आपको बॉन्ड लाइन दे रखी है, ये वाली पोजीशन ऑफ 3 रोटेशनल लाइंस कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट 3 रोटेशनल लाइन। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। मैं बस आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कैसे करना है। आपको बॉन्ड लेंथ की वैल्यू गिवन है, बॉन्ड लेंथ गिवन है मींस 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन गिवन है आपको। तो जनरली आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 3 लाइंस। तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, b, और b का फॉर्मूला हमें क्या पता है, h/8π2i इंटू c, ये वाला फॉर्मूला होता है। बेसिकली मैं बस आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आप नॉर्मली इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, हमें i की वैल्यू नहीं पता, और i हमें पता है, i क्या होता है, म्यू r स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। म्यू क्या होता है हमारे पास, रिड्यूस्ड मास, और वो क्या होता है हमारे पास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, दिस वन इज अ मोलर मास, ये मोलर मास होता है। मोलर मास किसमें होता है, ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में होता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए आप इसको 10⁻³ से डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और मोल इंटू मोल और मोल प्लस मोल, एक मोल बचेगा हमारे पास, उस मोल को कैंसिल करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अगर हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें बॉन्ड लेंथ गिवन हो और हमें रोटेशनल कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो, तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, फिर आई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली आपको इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल कांस्टेंट बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, अभी आज हमने पढ़ा है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा को, नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के बारे में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम हर एक टॉपिक के साथ साथ ही कवर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।